हाय एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। द सेशन ऑफ टुडे इज बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब्स और ये इस सीरीज का सेशन नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेशंस लिए जा चुके हैं फ्रेजल वर्ब्स के ही, जिसमें मैंने आपको गेट और कैरी इन वर्ब्स को फ्रेजल वर्ब्स बना के कैसे यूज किया जाता है उस पे चर्चा की है। 2 सेशन गेट के थे और एक सेशन जो कि पिछला ही सेशन था वो कैरी को फ्रेजल वर्ब बना के कैसे यूज करते हैं उस पे बेस्ड है। आज के सेशन में हमने जिस वर्ब को चूज किया है वो है बियर। जनरली इसे बियर कहते हैं, अदरवाइज स्मार्ट लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में, एक अच्छे एक्सेंट में इसे बेयर कहा जाता है। इट इज ऑल अप टू यू कि आप इसे बियर बोलते हैं या फिर बेयर बोलते हैं। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो फ्रेजल वर्ब के रूप में इसे जब आप इस्तेमाल करें तो आप इसे बियर ना कहें बल्कि बेयर कहें। हाँ, बेयर बोलना थोड़ा सा टफ और चैलेंजिंग हो सकता है, इसीलिए आप इसे बियर ही बोलना पसंद करेंगे। चलिए, ये सब आपके ऊपर है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि बियर या फिर बेयर से जो फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके क्या यूजेस हो सकते हैं। इससे पहले कि हम बेयर को फ्रेजल वर्ब्स में कन्वर्ट करके यूज करें, हम आपको बेयर के बारे में कुछ पेरेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे कि ये जो वर्ड है बेयर, इसके 3 मीनिंग हो सकते हैं। एक तो है भालू, जो कि एक जानवर है, एनिमल है, आप सबको मालूम है, BEAR। जनरली हम इसे बियर ही बोलते हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि आपको इसे बियर ना बोलकर बेयर बोलना चाहिए। तो पहला वर्ड है जो है, पहला जो अर्थ आ रहा है इस वर्ड से इट इज बेयर, और तब इस ये एक नाउन है ना कि एक वर्ब है, तो इसे किनारे कर दीजिए। अब जो 2 और मीनिंग है उनको आप बहुत ढंग से सुनिएगा, क्योंकि उन पे बेस्ड होगा आगे का सेशन। पहला मीनिंग है बेयर का, टू गिव बर्थ टू, जन्म देना। बेयर बेयर का एक मीनिंग जन्म देना भी होता है। हालांकि जब जन्म देने की बात आती है तो बेयर का इस्तेमाल ना करके बेयर का ही थर्ड फॉर्म जो कि बॉर्न है, BORN, उसका यूज किया जाता है। देखिए, बॉर्न नीचे गिवन भी है, अभी मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो बेयर का फर्स्ट मीनिंग क्या है? टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, जन्म देना। तब हम इसे बेयर ना बोलकर या फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज ना करके इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, दैट इज BORN, बॉर्न। अनदर मीनिंग ऑफ बेयर इज टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना, झेलना, धारण करना। देखिए, जब आप किसी चीज को उठा करके अपने सिर पे रखेंगे और वो संभवतः भारी है, तो एक तरीके से आपने उसे धारण भी कर रखा है, क्योंकि सिर पे रखा हुआ है तो धारण कर रखा है। और दूसरी बात, चूंकि वो भारी है तो इन अ वे आप उसे टॉलरेट भी तो कर रहे हैं, झेल भी तो रहे हैं, बर्दाश्त भी तो कर रहे हैं। तो बेयर का दूसरा मीनिंग ये है। तो क्या सीखा आपने? एक तो बेयर का मीनिंग है भालू, जो कि जानवर है, देन इट इज अ नाउन। और जो 2 अच्छे मीनिंग हैं बेयर के वर्ब के रूप में, फर्स्ट ऑफ देम इज टू गिव बर्थ टू, जन्म देना, और जो दूसरा मीनिंग है इट मीन्स टू टॉलरेट समथिंग। अब नीचे क्या लिखा है उसको देखिए। जो वर्ब बेयर है, अगर आप उसकी फॉर्म्स की बात करें, चूंकि वर्ब है तो उसकी सेकेंड फॉर्म भी होगी, थर्ड फॉर्म भी होगी, इसीलिए बेयर की जो सेकेंड फॉर्म है इट इज बोर, BORE, बोर। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी वर्ब को फ्रेजल वर्ब बना के यूज किया जा रहा हो तो उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकेंड फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म, उसकी ING फॉर्म, किसी का भी यूज करने पर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग नहीं चेंज होता। चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ टेंस। अगर बेयर से कोई भी फ्रेज बनती है तो उसका वही मीनिंग होगा, जो भी फ्रेजेस बेयर से बनेंगी उनका वही मीनिंग होगा जो बोर का मीनिंग होगा, है ना। अच्छा, फिर से सुनिए। बेयर का सेकेंड फॉर्म बोर है और जो थर्ड फॉर्म है वो 2 तरीके के हैं। वन इज BORN, बॉर्न, और दूसरा भी बॉर्न है, लेकिन तब उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी बदल जा रही है, BORNE। अभी के लिए आप इसे शॉर्ट में समझ लीजिए। जब BORN बॉर्न है तो इसका मतलब जन्म देने से है, और जब BORNE बॉर्न है तो इसका मतलब संबंधित होने से है, जनित होने से है। जैसे
जैसे कि कहा जाए मलेरिया एक विषा एक एक बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से पैदा होने वाली या बैक्टीरिया जनित बीमारी है, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज कहा जा सकता है। या फिर प्रदूषण की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, प्रदूषण से होने वाली बीमारियां, प्रदूषण से पैदा होने वाली बीमारियां, तो पोल्यूशन बॉर्न डिजीजेस। ये जो बॉर्न मैं बोल रहा हूं BORNE वाला बॉर्न है, संबंधित से जनित से पैदा होने वाला, इसमें व्यक्ति के जन्म लेने की या पशु के जन्म लेने की बात नहीं होगी, खास तौर पे संबंधित होने की बात होगी। और ज्यादा डिटेल में जाने के लिए जब मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स के सेशन भी लेकर आऊंगा, बहुत जल्द कंफ्यूजिंग वर्ड्स के भी सेशंस आएंगे, उनमें ऐसी तमाम चीजों पे चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बेयर से जो फ्रेजेस बनी हैं वो कौन कौन सी हैं। इससे पहले कि हम बेयर की फ्रेजेस को स्टडी करें, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुन लीजिए। फ्रेजल वर्ब बनती कैसे है, कैसे बनती है? पहला तरीका है कि किसी वर्ब के बगल में कोई एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आ जाए तो उससे फ्रेजल वर्ब बन सकती है। जैसे कि आप देखिए सामने स्क्रीन पे, कॉल वर्ब के बगल में OFF ऑफ प्रेपोजिशन आया एंड नाउ इट इज अ फ्रेजल वर्ब। मीनिंग भी दिया है टू कैंसिल और पोस्टपोन, किसी चीज को रद्द कर देना, आगे के लिए लंबित कर देना। और दूसरा तरीका है कि किसी वर्ब के बगल में किसी एडवर्ब को रख दिया जाए, किसी एप्रोप्रिएट एडवर्ब को रख दिया जाए वर्ब के बाद, तो भी एक फ्रेजल वर्ब बन जाती। जैसे कि कैरी वर्ब के बगल में अवे एडवर्ब को रख दिया, नाउ इट इज अ फ्रेजल वर्ब। और इसका क्या मीनिंग है? टू इम्प्रेस समबडी टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज्यादा किसी को इम्प्रेस कर देना। अब एक और जरूरी बात सुनिए, चूंकि फ्रेजल वर्ब्स को बनाने में प्रेपोजिशन और एडवर्ब का यूज होता है, इसीलिए जनरली फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग इन्हीं प्रेपोजिशंस या एडवर्ब्स के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे कॉल ऑफ में जो ऑफ प्रेपोजिशन है उसका मीनिंग ये होता है बंद करना, जैसे स्विच ऑफ कर देना, हाँ, आगे खिसका बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना। जैसे ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी हो गया। जैसे द स्टोर इज ऑन, द स्टोर इज ऑफ, खुला होना, बंद होना। तो उसी तरीके का मीनिंग कॉल ऑफ का हो गया। ऑफ का मतलब ही होता बंद होना, रद्द होना, तो वैसे ही कॉल ऑफ का मीनिंग हो गया पोस्टपोन। इसी तरीके से अब जब कैरी अवे में अवे आया तो अवे का मतलब ही होता दूर भगाना या दूर ले जाना, किसी चीज को उठा के अपने साथ भाग जाना, तो वही मीनिंग कैरी अवे का हो गया। किसी चीज को अपने साथ लेकर भाग जाना या बहुत ज्यादा इंप्रेस करना, इतना ज्यादा इंप्रेस करना कि लगे कि अपने साथ कोई आपको बहा ले गया, कैरी अवे जिसको कहा जा सकता है। या जैसे बहुत तेजी से बाढ़ आई और एक पेड़ गिरा और उसी पानी के साथ बहता हुआ चला गया, या फिर जो वो फ्लड वाटर था वो उस पेड़ को अपने साथ बहा ले गया, कैरी अवे कर ले गया। तो आपको मेरी बात समझ में आई? प्रेपोजिशन और एडवर्ब के इर्द गिर्द अक्सर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग घूमता है। इन बातों को अगर आप समझेंगे तो इससे फ्रेजल वर्ब के प्रति जो आपका डर है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो वर्ब हमने चूज की है बेयर, उससे जो फ्रेजेस बनी है वो कौन कौन सी हैं। ये हैं वो फ्रेजेस जो कि बेयर से बनती हैं। फर्स्ट इज बेयर आउट, सेकेंड इज बेयर अवे, और जो तीसरी फ्रेज है इट इज बेयर विद, फ्रेज नंबर 4 इज बेयर ऑन, और जो लास्ट फ्रेज है इट इज बेयर डाउन ऑन। अब हम बारी बारी से इनका मीनिंग, इनके यूजेस और ये भी हम आपको बताएंगे कोशिश करके कि जो मीनिंग है वो मीनिंग आप कैसे याद रख सकेंगे। पहली फ्रेजल वर्ब है बेयर आउट, मीनिंग लिखा है पुष्टि करना। ये एक स्ट्रॉन्ग फ्रेजल वर्ब है, काफी हद तक फॉर्मल है, लीगल है, पर ये मीनिंग टू कंफर्म समथिंग विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, किसी चीज की पुष्टि करना सबूत के आधार पर, ऐसे ही हवा हवाई नहीं, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे, है ना, प्रैक्टिकल तरीके से किसी भी जानकारी की, किसी भी सत्य की पुष्टि करना, कंफर्म करना, एंड विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, ये है इसका मीनिंग। अब आप इस मीनिंग को कैसे याद करेंगे? जो आउट एडवर्ब आप देख रहे हैं ना, आउट एडवर्ब, आउट का क्या मतलब है? कोई चीज कहीं छिपी हुई है, दबी हुई है, उसको बाहर ले आए आप,
तो जैसे अभी तक नहीं मालूम था कि इसके पीछे का सत्य क्या है, तो जब जांच की जाएगी तो वो सत्य बाहर आ जाएगा। कोई चीज जमीन में दबी हुई है, गड़ी हुई है, नहीं मालूम है कि अभी इस जगह पर, इस जमीन के भीतर क्या है, तो जब खुदाई होगी, जिसको एक्सकेवेशन कहा जाता है, खुदाई होगी, तो अपने आप वो चीज बाहर आ जाएगी, आउट हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि बेयर आउट का मीनिंग पुष्टि करना कैसे है। कोई राज जो कि छिपा हुआ है, कोई सत्य जो कि अभी तक नहीं मालूम है, एविडेंस के माध्यम से, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से वो सत्य सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा, बाहर निकाला जाएगा, उसकी पुष्टि कर दी जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द पोस्टमार्टम report shall bear out the cause of death। अभी नहीं मालूम है कि मौत का कारण क्या है। मौत के कारण का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज अवेटेड एंड दैट रिपोर्ट शैल बेयर आउट द कॉज ऑफ डेथ। और उसी रिपोर्ट से पता चलेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। वो रिपोर्ट ही पुष्टि करेगी मृत्यु के कारण की। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, लेट दिस इन्वेस्टिगेशन गेट कंप्लीटेड फर्स्ट। पहले इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा हो जाने दीजिए। आई एम श्योर इट शैल बेयर आउट योर इनोसेंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल जाएगा कि आप बेगुनाह हैं, आप इनोसेंट हैं, आपकी मासूमियत का पता चल जाएगा। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये पुष्टि कर देगी आपकी मासूमियत की, कंफर्म कर देगी, इसे सामने लेकर आ जाएगी सभी के। एग्जाम्पल नंबर 3 भी देखिए, द ट्रायल ऑफ दिस ड्रग ऑन ह्यूमन बीइंग हैज नॉट बॉर्न आउट द क्लेम्स ऑफ बीइंग इफेक्टिव। देखिए इसमें बॉर्न आउट यूज किया गया, क्यों? क्योंकि बेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉर्न होता है, तो बॉर्न का यूज कर लिया गया। द ट्रायल ऑफ दिस ड्रग ऑन ह्यूमन बीइंग हैज नॉट बॉर्न आउट द क्लेम्स ऑफ इट बीइंग इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। आज के समय से संबंधित हो सकता है ये एग्जाम्पल। इस ड्रग, इस दवाई का जो ट्रायल ह्यूमन बीइंग पे किया गया है, उसने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये जो ड्रग है ये कोविड-19 के पेशेंट्स को डील करने में, उन्हें ट्रीट करने में इफेक्टिव है। इस टेस्ट ने, है ना, ये पुष्टि नहीं की है, इस ट्रायल ने ये पुष्टि नहीं की है। कुछ सिमिलर फ्रेजेस हो सकती है, लाइक सब्सटैंशिएट, कोरैबोरेट। आप एक काम करिए, दोनों वर्ड्स बहुत स्ट्रांग है, अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। सब्सटैंशिएट और कोरैबोरेट ये दोनों लीगल वर्ड्स हैं। इनका मतलब ही होता है सबूत या गवाह के माध्यम से अपनी बात को सही साबित करना, पुष्टि करना। वेरीफाई ये भी हो सकता है। मैं फिर से बता दूं, सब्सटैंशिएट और कोरैबोरेट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स और ये लीगल वर्ड हैं। तो ये था आज के सेशन का पहला फ्रेजल वर्ब, विच वॉज बेयर आउट। इट मीन्स टू कंफर्म समथिंग विद द हेल्प ऑफ some practical investigation, with the help of some evidence। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और फ्रेज नंबर 2 देखते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 2 इज बेयर अवे। इसका मीनिंग क्या लिखा है? जीतना। अब मैं आपको समझाता हूं। मीनिंग पहले पढ़िए। टू विन, जीतना। इट ऑल्सो मीन्स टू रन अवे विथ समथिंग। इसका यह भी मीनिंग होता है किसी चीज को उठाना और लेकर भाग जाना। तो दूसरा मीनिंग तो समझना सरल है, क्योंकि अवे लिखा हुआ है। देखिए, बेयर मतलब धारण करना, उठाना, और अवे मतलब किसी चीज को आपने यूं उठाया, कंधे पर रखा या सिर पे रखा या हाथों में लिया और लेकर भाग गए आप, तो बेयर अवे हो गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बेयर अवे, टू रन अवे विद समथिंग, छीन कर भाग जाना। और दूसरा क्या मीनिंग है? टू विन, जीतना, धारण करना, इसका ये मीनिंग है। जैसे कि कोई ट्रॉफी कोई जब जीतता है, जब वो जीत का हकदार होता है, तो क्या करता? दोनों हाथों से उस कप को, उस ट्रॉफी को पकड़ता है और यूं ऊपर की ओर हवा में यूं तानता है, एक तरीके से उठाता है, जिसको कहा जा सकता है। आप किसी भी कप की बात, 1983 के वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, दोनों हैंड से कपिल देव साहब ने कप को यूं उठाया, तो वो बेयर अवे किया, एक तरीके से उठाया। धारण भी तो कर रहे हैं ना वो भाई, बेयर धारण किया और अवे ऊपर की ओर उठाया, और सिर पे नहीं रखा ना, सिर से दूर रखा है एक तरीके से। कोई भी ट्रॉफी को उठा के अपने सिर पे नहीं रखता सर, कोई भी ट्रॉफी को उठा करके दोनों हाथों से सिर के ऊपर रख ले जाता है, एक तरीके से दूर रखता है, तो वो बेयर अवे हो गया। जीतना या फिर किसी चीज को लेकर भाग जाना। देखिए, बेयर अवे का जो मीनिंग जीतना है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसे ज्यादा सीरियसली लें। और जो पिछली फ्रेजल वर्ब थी बेयर आउट, विच मीन्स टू कंफर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज थी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द थीफ बोर अवे माई वॉच।
वो चोर मेरी घड़ी लेकर भाग गया। और दूसरा एग्जाम्पल, शी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। सिंगिंग कॉम्पिटिशन में उस बच्ची ने या उस लड़की ने पहला प्राइज जीता। बोर अवे यहां पर जीतने से संबंधित है, बियर की सेकेंड फॉर्म दोनों में आई है। शी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो क्या दो मीनिंग है, जीतना और किसी चीज को लेकर भाग जाना। सिमिलर फ्रेजेस भी कुछ हो सकती हैं, जैसे कि कैरी ऑफ। देखिए, अगर आपने कैरी फ्रेजल वर्ब मेरे से पढ़ी है, वो वीडियो देखा है, तो कैरी फ्रेजल वर्ब में मैंने कैरी ऑफ बताया था, जिसका मीनिंग यही बताया था, जीतना। और दूसरा मेक ऑफ विथ समथिंग, किसी चीज को लेकर भाग जाना। तो चोरी करना, लेकर भाग जाना या फिर जीतना। ये था आज के सेशन की फ्रेजल वर्ब नंबर 2 बेयर अवे का मीनिंग। अवे से रिलेट करिएगा, सब कुछ सरल हो जाएगा आपके लिए। फ्रेजल वर्ब नंबर 3 इज बेयर विद। ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इसे समझना समझाना काफी हद तक सरल है। देखिए, मैं बेवजह ये नहीं बताऊंगा कि सब कुछ बहुत टफ है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप डीमोरलाइज हो जाए किसी तरीके से, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप अननेसेसरी क्रेडिट दें मुझे कि नहीं सर ने बताया तो ही वो इजी लगा। नहीं, मेरे बताने से ये और इजी लग सकता है, बाकी ये बहुत टफ नहीं है समझना। मैक्सिमम टीचर्स यही कहते हैं कि मैं चूंकि बता रहा हूं इसलिए ये इजी हो गया है, मेरे पास एक जादुई तरीका है। होता नहीं है ऐसा कुछ भी। आप खुद के बुद्धि से काम लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। अब देखिए, बेयर मतलब झेलना, धारण करना, और विद मतलब किसी के साथ। तो किसी को झेलना, किसी के साथ बैठना, धैर्य दिखाना। मेरी बात आप समझे? बेयर विथ somebody, बेयर विथ somebody मतलब धैर्य दिखाना, पेशेंस रखना, झेलना, टॉलरेट करना, जो आप चाहते नहीं है फिर भी आपको बर्दाश्त करना पड़े, टॉलरेट करना पड़े एक तरीके से। मीनिंग पढ़िए, टू हैव पेशेंस विद somebody और समथिंग, किसी चीज या किसी व्यक्ति के साथ धैर्य दिखाना, टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना एक तरीके से। हैव पेशेंस, बेयर विद मी, बेयर विद यू, बेयर विद हर, बेयर विद अस, है ना, हमारे साथ धैर्य दिखाना, हमें झेलना। विद के बाद जनरली पर्सन ही आता है, तो बेयर विद के बाद बेसिकली पर्सन ही देखने को मिलता है। पढ़िए पहला एग्जांपल, काइंडली बेयर विद मी फॉर अ मिनट व्हाइल आई फिनिश सेंडिंग दिस इंपॉर्टेंट ईमेल। कोई कह रहा है सर 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट वेट कर ले, मैं इस इंपॉर्टेंट ईमेल को सेंड कर लूं, ये काम फिनिश कर लूं, फिर मैं आपकी बात को सुनता हूं। सो प्लीज बेयर विद मी फॉर अ मिनट। हो सके तो 1 मिनट के लिए आप मुझे झेल लें, हो सके तो 1 मिनट के लिए आप धैर्य दिखा दें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आई कांट बेयर with this piece of music which is just too monotonous। कोई कह रहा है कि मैं ना इस म्यूजिक को नहीं झेल सकता, है ना, ये म्यूजिक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इसे टॉलरेट झेल नहीं सकता, मैं इसे नहीं सुन सकता। क्यों? बिकॉज इट इज टू मोनोटोनस, बहुत ज्यादा बोरिंग है। मोनोटोनस होने का मतलब है बोरिंग होना, आवाज से रिलेट करता है, क्योंकि टोन इसमें वर्ड आया, टोन का मतलब ही आवाज के लिए होता है। अक्सर ये जो मोनोटोनस वर्ड है, ये बोरिंग मीनिंग इसका होता है और ये साउंड के लिए ही यूज किया जाता है। तो मैं इस म्यूजिक को झेल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बोरिंग है, पकाऊ है, मोनोटोनस है। तो आई कैन नॉट बेयर विद दिस पीस ऑफ म्यूजिक। तो ये था फ्रेज नंबर 3 बेयर विद, जिसका मीनिंग क्या था? बर्दाश्त करना, झेलना, धैर्य दिखाना, टू हैव पेशेंस और टू टॉलरेट। सिमिलर फ्रेजेस भी है, जैसे कि टॉलरेट हो गया, मैनेज हो गया, या फिर होल्ड ऑन। होल्ड ऑन समझते हैं ना, रुकना, वेट करना एक तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्रेज नंबर 4 देखते हैं। फ्रेज नंबर 4 इज बेयर ऑन। बेयर ऑन का मतलब है प्रभावित करना। अब आप समझिए, प्रभावित करना या असर डालना, तो इम्पैक्ट ऑन, इफेक्ट ऑन, समझ रहे हैं आप? ऑन का मतलब ही होता है प्रभावित करना, असर डालना, इफेक्ट ऑन, इम्पैक्ट ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाय ऑन, पर निर्भर होना, पर असर डालना। तो बस बेयर ऑन का मतलब क्या है? किसी चीज पर असर डालना, किसी चीज को प्रभावित करना, यही इसका मीनिंग हो जाएगा बेयर ऑन का। एक जरूरी बात और सुन लीजिए, जनरली ये जो फ्रेज है बेयर ऑन, ये नाउन फ्रेज के रूप में ज्यादा यूज होती है। बेयर की जगह बेयरिंग को ज्यादा यूज किया जाता है। इसी की ING फॉर्म को, BEARING, बेयरिंग ऑन, प्रभावित करना, असर डालना, टू बी रेलिवेंट टू, संबंधित होना एक तरीके से। मीनिंग पढ़िए, टू हैव इफेक्ट ऑन या फिर टू हैव टू डू विद और बी रेलिवेंट टू।
हैव टू डू विद समथिंग, हैव टू डू विद दिस, हैव टू डू विद दैट, टू बी रेलेवेंट टू, प्रासंगिक होना, संबंधित होना, असर डालना, प्रभावित करना, कनेक्टेड होना, पर असर डालना, ये इसका मीनिंग है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, हाउ डज दिस न्यूज बेयर ऑन दिस केस। मुझे समझ में नहीं आता कि इस केस में इस न्यूज की क्या भूमिका है, ये न्यूज किस प्रकार से इस केस पर कोई असर छोड़ रही है, या किस प्रकार से इस केस पर कोई असर डाल रही है, किस प्रकार से ये न्यूज इस केस से कनेक्टेड होती है, किस प्रकार से ये न्यूज इस केस से संबंधित है, इसका इससे क्या रिलेशन है, कैसे ये इससे संबंधित है, बेयर ऑन करती है, एक तरीके से असर डालती है, संबंधित होती है ना, रिलेट करती है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, योर रिमार्क्स डू नॉट हैव एनी बेयरिंग ऑन द मैटर इन हैंड। जिस मामले को हम डील कर रहे हैं, फिलहाल हम जिस मामले को हैंडल कर रहे हैं, फिलहाल जो समस्या हमारे सामने है, आपकी बातें, आपका जो कथन है, आपका जो सुझाव है, उसका उस मामले से या इस मामले से जो इस समय हमारे सामने है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, उस पर उसका कोई असर नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। आपकी बातें किसी भी तरीके से जो मुद्दा है उसको प्रभावित नहीं करती हैं, उनका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेना देना होना, यही है बेयरिंग ऑन का मीनिंग। एक और एग्जांपल मैंने दिया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज, दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट ऑफ दिस आई विटनेस। आई विटनेस का मतलब जैसे कहते हैं ना, चश्मदीद गवाह, जिसने क्राइम को अपनी आंखों से होता हुआ देखा हो। स्टेटमेंट मतलब बयान। shall have a decisive bearing on, निर्णायक असर होना, निर्णायक भूमिका होना। डिसाइसिव मतलब निर्णायक, निर्णायक असर होना, निर्णायक भूमिका होना ऑन द आउटकम ऑफ दिस केस। आउटकम का मतलब नतीजा। जिन भी वर्ड्स का मीनिंग आपको ना मालूम हो, उन्हें नोट डाउन करते हुए चला करें। तो इस चश्मदीद गवाह का जो बयान है, उसका इस केस के फैसले पर निर्णायक असर पड़ेगा, उसका इस केस के फैसले पर एक निर्णायक तरीके से वो प्रभावित करेगा, निर्णायक भूमिका होगी। शैल हैव अ डिसाइसिव बेयरिंग ऑन द आउटकम ऑफ दिस केस। बहुत ही सरल है समझना, ऑन से रिलेट कर लीजिए, बेयरिंग ऑन, कनेक्ट करना, रिलेट करना, एक तरीके से पर असर डालना, को प्रभावित करना। सिमिलर फ्रेजेस या सिमिलर वर्ड्स क्या है? इंपैक्ट हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, हैव टू डू विद, बी रेलेवेंट टू, ये मीनिंग हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो लास्ट फ्रेज है बेयर की, उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, हो सकता है आप YouTube पर और वीडियोस फ्रेजल वर्ब बेयर के देखें तो उसमें 8 से 10 फ्रेजेस बना दी गई हों, जबकि मैंने सिर्फ 5 ही बनाई है। इनफैक्ट आप अगर मेरी राय पूछें तो मैंने तो शुरुआत में सिर्फ 4 ही फ्रेजेस तैयार की थी, फिर मैंने बेयर डाउन ऑन का भी विचार किया, वो भी आधे अधूरे मन से। क्योंकि देखिए, एक होता है फ्रेजल वर्ब्स को बनाना और एक होता है रेलेवेंट या इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ाना। तो सिर्फ पढ़ाना ही हो बेयर की कौन कौन से फ्रेजेस हो, नंबर ही ऐड ऑन करना हो ताकि लगे हाँ यार बहुत सारी फ्रेजेस बना दी हैं, है ना, तो फिर 8-10 हो सकती हैं। अगर उन 8-10 में से रेलेवेंट, इंपॉर्टेंट, जो बार बार पूछी जाती हैं, जो बार बार यूज होती हैं, उनको बताना हो तो 4 to 5 थी, इसलिए मैंने इन्हीं को ही रखा हुआ है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बाकी आप अपने अश्योरेंस के लिए और वीडियोस को जरूर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि जो और फ्रेजल वर्ब्स हैं वो कितनी रेलेवेंट है, कितने इंपॉर्टेंट है, आपको मेरी बात सही ही नजर आएगी। तो जो 5वीं और आखिरी फ्रेजल वर्ब है बेयर डाउन ऑन, इसका मीनिंग क्या है? किसी की ओर बढ़ना, किसी की ओर दौड़ना, खास तौर पे अग्रेसिव मूड में, पीटने के लिए, या फिर अब जब आप किसी की ओर दौड़ेंगे, खास तौर पे कोई जीव जंतु, जानवर जैसे बुल हो गया, किसी की ओर दौड़ रहा हो तो संभवतः वो उसे कुचल देना ही तो चाहेगा। और बेयर डाउन ऑन लदने से भी है, लाद देने से भी है, जैसे कि कोई दीवार गिर जाए, सेकेंड फ्लोर पे थोड़ा सा डैमेज हो जाए, कोलैप्स कर जाए बिल्डिंग का सेकेंड फ्लोर, तो सारी की सारी जो चीजें, जो ईंट है,
सब कुछ फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग पे ही तो लद जाएगा, तो बेयर डाउन ऑन कर जाएगा। कैसे समझेंगे? डाउन मतलब नीचे आना और ऑन मतलब किसी पर, तो सेकेंड फ्लोर का सारा मलबा पहले नीचे गिरा, बेयर डाउन, और उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग के ऊपर बैठ गया, तो ऑन भी हो गया, बेयर डाउन ऑन। और बेयर डाउन किसी को और दौड़ना या कुचल देना, तो आप समझिए डाउन का मतलब ही होता है सर नीचे कर देना, और फिर उसके ऊपर से कोई चढ़ जाए तो ऑन भी हो गया। सरल है समझना, बेयर डाउन ऑन, किसी की ओर दौड़ना या कुचल देना या लदना। टू वे हैविली ऑन, अपना वजन जो है किसी के ऊपर पूरा का पूरा लाद देना। एडवांस ऑन, किसी की ओर बढ़ना, somebody और something। लुक एग्जाम्पल देखिए, लुक हाउ फास्ट दिस बुल इज बेयरिंग डाउन ऑन अस। देखो ये सांड जो ये जो बुल है कितनी तेजी से हम लोगों की ओर दौड़ता चला आ रहा है। लेट्स रन अवे फ्रॉम हियर। एग्जाम्पल नंबर 2, द थिक लेयर ऑफ स्नो बो डाउन ऑन द रूफ। बर्फ पड़ती है और बहुत मोटी मोटी बर्फ पड़ती, बहुत ही मोटी परत बर्फ की जो है वो छत पर पड़ जाती है, एक तरीके से लद जाती है, तो बेयर डाउन ऑन हो गया। भाई वो बर्फ की लेयर है और छत पर पड़ती है तो लद ही तो रही है ना, एक तरीके से अपना भार ही तो वो उस पर डाल रही है। इसीलिए जनरली जो हिली एरियाज होते हैं उनमें जो छत होती है वो टिल्ट शेप में होती है, ताकि बर्फ बहुत जल्दी पिघल करके बह भी जाए और छत पर ज़्यादा से ज़्यादा लोड ना पड़ सके। सो दिस वाज द लास्ट फ्रेज ऑफ बेयर। बेयर डाउन ऑन, किसी की ओर दौड़ना, कुचल देना या अपना भार लाद देना। तो ये था आज का सेशन जिसमें मैंने आपको बेयर को फ्रेजल वर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं ये बताया। टोटल में 5 फ्रेजल वर्ब्स मैंने बताई। पहली थी बेयर आउट, कंफर्म करना, कोई चीज जो दबी है छिपी है उसे आउट करना, बाहर निकालना। बेयर अवे दूसरी फ्रेज थी जिसका मतलब था या तो कुछ लेकर भाग जाना या फिर जीतना, धारण करना। फिर फ्रेज नंबर 3 वॉज बेयर विद, मैनेज करना, झेलना, टॉलरेट करना या फिर वेट करना, इंतजार करना। देन केम बियरिंग ऑन, असर डालना, प्रभावित करना, निर्णायक भूमिका में होना या फिर लेना देना होना, बेयरिंग ऑन। और अभी अभी मैंने बेयर डाउन ऑन पढ़ा जिसका मतलब है अपना वजन किसी के ऊपर लाद देना या किसी को कुचलने की कोशिश करना। कैसा लगा आप सभी को ये सेशन मुझे जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। जितना ज़्यादा आप प्रमोट करेंगे इसे उतना ही ज़्यादा मैं इनकरेज होऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड यूटिलाइज योर टाइम द बेस्ट वे यू कैन। स्टे एट होम, बी सेफ और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।